हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ लिया था अबाउट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि क्या क्या उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, कैसे उसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है अबाउट एपिग्लॉटिस, कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड सेकेंड थिंग हमने थोड़ा बहुत क्या पढ़ा था वहां पे ट्रैकिया के बारे में। तो एक्चुअली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल नॉलेज में क्या ट्रैकिया, ब्रोंकाई या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब लंग्स की यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रैकिया क्या है। एक हॉलो ट्यूब होती है, उस ट्यूब का लेंथ कितना होता है 11 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी लेंथ होती है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि इस ट्रैकिया के अंदर में आपको देखने मिलेगा कुछ सी शेप में। कैसा देखा हमने? सी अल्फाबेट में क्या मिलेगा देखने के लिए? स्ट्रक्चर्स देखने मिलती है। और ये स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं? कार्टिलेज नेचर का होता है। और इनका मेन वर्क क्या होता है? जैसे दो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब का नाम क्या है? ट्रैकिया है। तो ये ट्यूब साथ में क्या होता है? चिपक ना जाए या कम क्लोजर अगर आ जाएंगी तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा? कम होगा, जिससे क्या होगी वहां पे एयर पासिंग क्या होगी? फ्लो वहां पे स्लो हो जाएगी। तो इन शॉर्ट दो ट्यूब्स या एयर ट्यूब जो है वो कोलैप्स ना हो जाए, दैट्स व्हाई उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ये सी शेप का क्या होता है? कार्टिलिजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। इनका नंबर कितना होता है? बेसिकली कितने होते हैं ये? 16 to 20 इन देयर नंबर्स। तो इनका मेन वर्क बस इतना ही है कि क्या करना? कोलैप्स ना होने देना किसको? एयर ट्यूब को। इसके बाद ट्रैकिया के बाद आपको दो सेक्शन यहाँ देखने मिल रही होंगी। उन सेक्शन का नाम क्या बुलाया गया? इन दोनों को एक साथ में क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और क्योंकि ये फर्स्ट डिवीजन हो रहा है, यहां से एयर किसमें एंटर करने वाला है? लंग्स में। इस फर्स्ट डिवीजन का नाम क्या बोलते हैं? इसको प्राइमरी। और दो को साथ में मतलब इन शॉर्ट हम किसमें वर्ड यूज कर रहे हैं? प्लूरल वर्ड में यूज कर रहे हैं, तो वी कॉल इट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद एयर, ये जो ट्रायंगुलर शेप देखने मिल रहा है आपको, ये क्या है? लंग्स है। तो एयर अब किसमें एंटर करने वाला है? लंग्स में। तो मान लीजिए ये है वो ब्रोंकाई और ये है वो लंग्स। दोनों जैसी एंट्री होगी तो लंग्स का वो वाला पार्ट जहां पे किसकी एंट्री होने वाली है? ब्रोंकाई की एंट्री होने वाली है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। तो आपको देखने मिलेगा कि जो ब्रोंकाई है ये टू पार्ट में डिवाइड हो गया। टू पार्ट में क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लंग्स होती है, एक होता है राइट लंग और एक क्या होता है? लेफ्ट लंग। मान लेते हैं हम इस पार्ट में कि इसको हमने क्या माना है? राइट लंग, और ये वाला क्या है? लेफ्ट लंग। तो इन ब्रोंकाई जो टू पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक कौन सा पार्ट हो गया? राइट ब्रोंकाई, और एक कौन सा हो गया इसका? लेफ्ट। दो पार्ट में वो भी डिवाइड हो गया। अब लंग्स में जब इसकी एंट्री हो रही है, अभी हमने पढ़ा कि लंग्स कैसे होता है? ट्रायंगुलर शेप का देखने मिल रहा होगा आपको। जो लंग्स होती है मतलब राइट लंग और किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट लंग की बात कर रहे हैं। तो इनमें भी थोड़ा बहुत क्या होता है? डिफरेंसेस देखने मिलता है। आपको दिखने मिलेगा इस डायग्राम में जो राइट लंग है साइज में थोड़ा बड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू लेफ्ट। और कारण क्या है इसका? जो राइट लंग होती है इनमें एयर वॉल्यूम ज्यादा क्या होती है? स्टोर हो सकती है। और राइट वो जो लंग्स है इनका वेट कितना होता है? ये 680 ग्राम का होता है एज कंपेयर लेफ्ट कितना होता है? ओनली 580 ग्राम। दैट्स वाई एक बिगर है और एक क्या होता है इसमें? स्मॉलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम इसमें बात करें, अगर देखने मिलेगा एक वर्ड लिखा है नो कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्या है? जैसे हम देखिए ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, इनके बीच में आप ध्यान देंगे यहां पर एक कर्वेचर देखने मिल रहा है, ये पार्ट। तो ये जो कर्वेचर वाला नॉच बोलते हैं इसको, और इसका नाम क्या है? कार्डियक नॉच। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस वाली जगह पे हमारा हार्ट जो है वो ऐसा लोकेट होता है। हल्का सा जो हमारा हार्ट होता है सीधा असेंबल नहीं होता है, स्लाइटली क्या होता है? वो टिल्ट होता है कहाँ की ओर? लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट का लंग जो है थोड़ा सा क्या होता है? वो छोटा होता है और उसके आर्च में क्या होती है? हमारा हार्ट जो है फिट हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या लोकेट है? हार्ट वाला पोर्शन यहाँ पे क्या है? हार्ट वाला ऑर्गन जो है वहां पे क्या है? ये लोकेट होता है। और कार्डियक नॉच केवल किसमें प्रेजेंट होता है? लेफ्ट वाले में। और कार्डियक नॉच की वजह से ही जो लेफ्ट लंग थोड़ा सा क्या होता है? वो छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करें जो लंग्स है, राइट लंग की अगर बात करें, राइट लंग कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 लोब्स में होता है। एक है सुपीरियर, फिर है मिडिल, और एक क्या होता है? इंफीरियर। अगर हम लेफ्ट की बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 लोब्स में डिवाइड होता है। एक क्या उसमें? सुपीरियर, और एक क्या उसमें? इंफीरियर। अगर आप इस डायग्राम में देखना चाहें आपको देखने मिलेगा, ये हम सेक्शन वाइज बात करें तो इतना आप
समझने के लिए ले सकते हैं। ये है इसका राइट वाले का अपर पार्ट, नाम क्या है इसका, अपर लोब का नाम सुपीरियर, एंड देन ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा इसका, इंफीरियर। ये क्या बन जाएगा इसका, मिडिल। मतलब हम बोल सकते हैं ये सुपीरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है, और ये इसका क्या होता है, इंफीरियर पार्ट होता है किसका, राइट वाले का। अगर हम बात करें लेफ्ट वाले की, तो लेफ्ट में केवल दो ही लोब्स होते हैं, एक होता है इसका अपर, है सुपीरियर, और एक है इसका लोअर, नाम क्या है इसका, इंफीरियर। ठीक है, दो लोब्स में डिवाइड हो गया ये। अब इसके बाद हम बात करें, क्योंकि राइट लंग वाला जो लोब होते हैं, थ्री पार्ट्स है, थ्री लोब्स है, दैट्स वाई साइज में क्या होता है, ज्यादा बड़ा होता है। साइज में बड़ा है मतलब उसमें एयर वॉल्यूम जो है, स्टोरेज ऑफ एयर कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट की बात करेंगे वहां पे। अब जैसे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये लंग्स है, तो लंग्स किसका बना होता है, कौन सी कैविटी होती है, कुछ तो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर भी वहां पे होगा। वो मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली में लंग्स का मतलब क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक का नाम क्या है पेराइटल और एक का नाम क्या है विसरल। बाहर वाले का नाम क्या है पेराइटल, इनर का नाम क्या है उसमें विसरल। इन दोनों मेम्ब्रेन को एक साथ में क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन के बाउंडेड स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। तो ये मेम्ब्रेन ने, हम मान लेते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन है आउटर वाला, जो अभी हमने पढ़ा था कौन, पेराइटल है, और ये वाला मेम्ब्रेन कौन है, इनर वाला, नाम क्या है इसका, विसरल। ठीक है, तो ये अंदर में जो एरिया दिखने मिल रहा है, ये पूरा एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, अंदर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। तो ये जो खाली वाला भाग है, अंदर का जो कैविटी वाला भाग है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड तो भरा होगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड भरी होती है, इस फ्लूइड का नाम क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड। तो मीनिंग देखिए वही लिखा है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। क्या वर्क करता है ये फ्लूइड, इसका मेन वर्क जो होता है, एक्ट एज अ लुब्रिकेटर। पर आप इसमें एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं इसके फंक्शन में, वो होता है एज अ शॉक अब्जॉर्बर। मैकेनिकल शॉक, मैकेनिकल इंजरी को बाहर से कोई झटका आ रहा है, तो वो जो झटका है, जो शॉक है, अगर वो अंदर तक जाएगा, डैमेज कर सकता है किसको, हमारे वो लंग्स के या हमारे हार्ट वाले पार्ट में, तो उसके शॉक अब्जॉर्बर वाला काम कौन करता है, लंग्स के लिए वो करता है कौन, उसका प्लूरल कैविटी का फ्लूइड वाला पार्ट, नाम क्या है उसका, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो ये हो गया फ्लूइड वाले पार्ट में। नीचे में आपको एक शेप दिख रहा होगा आर्च नॉब में, नाम क्या है उसका, डायफ्राम। डायफ्राम लंग्स के लिए वर्क करता है, कैसे वर्क करेगा, कैसे इनहेल करते हैं हम, कैसे एक्सहेल करते हैं, वो प्रोसेस हम आगे में पढ़ेंगे। अभी हम केवल क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एपिग्लॉटिस पढ़ लिया, ये दोनों कार्टिलेज पढ़ लिए जो किसमें आए थे, लैरिंग्स में आए थे, ये हमारा प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। अभी हमने क्या पढ़ लिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद एयर किस में जाती है, ब्रोंकाई, कौन सी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। देन कहाँ एंटर करती है वो, हाइलम से होता हुआ लंग्स में एंटर करता है। लंग्स से कितने पार्ट थे, टू पार्ट थे, एक है राइट और एक क्या है, लेफ्ट। राइट में कितने पार्ट है, थ्री लोब्स है, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। लेफ्ट के टू पार्ट है, सुपीरियर और इंफीरियर। नीचे में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये हमने पढ़ लिया है अभी। अब इसके बाद हम इसके अंदर में जाते हैं, लंग्स के अंदर में जाते हैं कि यहाँ पर जो ब्रोंकाई वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इनका भी पूरा एक नेटवर्क, पूरी एक ब्रांचिंग देखने मिलती है, जो किसको हेल्प करता है, एयर को पासिंग करने में, इनहेल के लिए, एक्सहेल के लिए हेल्प करता है। तो इस पूरे जो हम ब्रोंकाई वर्ड यूज कर रहे हैं, इसकी ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरकॉम। नाम क्या लिखा है उसका, ब्रैंकियल इंटरकॉम। क्या क्या है देखिए, जैसे हमने ट्रैकिया पढ़ा था, देखिए वही ट्रैकिया दिखाया गया है। देन एयर किस में एंटर करता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, दो सेक्शन दिख रही होंगी, वही हमने दिखाया यहाँ पर। नाम क्या है उसका, प्राइमरी ब्रोंकस लिखा है मैंने। क्यों लिखा है, मैंने एक की बात की है, दैट्स वाई क्या लिखा है, ब्रोंकस। दो की बात करती तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ब्रोंकाई। ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट डिग्री मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद एयर ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहा गया प्राइमरी ब्रोंकाई, वहां से किस में एंटर करेगा, ये वाले पार्ट में। नाम क्या उसका, सेकेंडरी ब्रोंकस। अगेन मैंने एक लिया है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसका जो हमने सेक्शन छोड़ दिया, इसमें भी सेम वैसा ही कनेक्शन बनना है। मैंने केवल एक ट्रैक को कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाता है दोनों ही लंग्स में। फिर वहां से एयर किस में एंटर करेगा, नेक्स्ट पार्ट में। नाम क्या है उसका, टर्शरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों में आपको देखने मिलेगा। जैसे ट्रैकिया में आपको सी शेप देखने मिल रहा था, क्या था वो, कार्टिलेजिनस रिंग मिलती है, किसके लिए, कोलैप्स ना हो जाए करके।
सेम वो स्ट्रक्चर कहाँ देखने मिल रही है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वाले पार्ट में भी देखने मिल रहा है। क्या मिलता है उनमें भी, सी शेप का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जो एयर है वो ट्यूब में जा रहा है, कहीं ट्यूब कोलैप्स ना हो जाए, दैट्स व्हाई दे ऑल हैव सी शेप कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। देन इसके बाद टर्शियरी ब्रोंकस के बाद एयर पहली बार किसमें एंटर किया, ब्रोंकियोल्स में। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपको कोई सी शेप स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और सेकेंड थिंग, इनका जो डायामीटर डे बाय डे क्या हो रहा है, वो नैरोअर होते जा रहा है, बिकॉज थिन जितना होगा उतनी क्या बनेगी, वहां पे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी। कितना डायामीटर होता है इसका, 1 मिलीमीटर इन डायामीटर। नेक्स्ट, ब्रोंकियोल्स के बाद एयर किस में एंटर करता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। देन किस में एंटर करता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। ये सब ब्रांचिंग है। देन फाइनली कहाँ एंटर करता है वो, एल्वियोलर डक्ट में। तो सीक्वेंस क्या क्या बना, हमारा फ्लो चार्ट क्या रहा है, एयर की एंट्री या एग्जिट की बात करें, अगर हम सपोज एंट्री की बात करें, इनहेल कर रहे हैं तो एयर पहले कहाँ आएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, देन टर्शियरी ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, देन एल्वियोलर डक्ट। इसके बाद फाइनली वो कहाँ पहुंचता है, लास्ट पार्ट में, नाम क्या है उसका, सैक, क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोलर सैक। ये एक ऐसा सैक मतलब क्या बन रहा है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे क्या होती है, आके एयर यहाँ पे स्टोर हो सकती है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप ध्यान देंगे, आप कुछ रिंग्स देखने मिल रही है यहाँ पर, कितने रिंग्स मिलती है, तो इनमें 8 से लेकर 10 तक क्या मिलती है, रिंग्स मिलती है, पहली चीज। सेकेंड थिंग, कैसा होता है, अगर हम सिंगुलर की बात करें, क्या बोलते हैं उसको, हम एल्वियोलस बोलते हैं, और इसका डायमीटर क्या होता है, ओनली 0.5 इन डायमीटर, 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसी को ही हमने दिखाया यहाँ पे जूम करके कि कैसे जो एयर यहाँ पर पहुंच चुका, हमने मान लिया इनहेल की बात की है, तो हमने क्या इनहेल किया, O2 इनहेल किया, तो वो O2 कहाँ पहुंच गया, एल्वियोलाई में, वहां से कहाँ पहुंचना है उसको, बॉडी में। तो पूरी बॉडी में ट्रैवलिंग किया, बोल सकते हैं सर्कुलेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ब्लड। ब्लड किस में आता है, कैपिलरीज में। तो इन शॉर्ट मीनिंग, इस एल्वियोलाई से O2 को कहाँ पहुंचना है, ब्लड में। ब्लड मतलब हम किसकी बात करेंगे, कैपिलरी की। तो कैसे पहुंचता है, देखिए ये स्ट्रक्चर है किसका, एल्वियोलाई का, ये वाला राउंड शेप का हमने दिखाया है, किसका बना है एल्वियोलाई, इसका नाम क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है कौन सी इपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, ये बनी होती है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। और ये सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू को इस जगह पर एल्वियोलाई में हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर इपिथेलियम बोलते हैं। उसके बाद नीचे में जो आपको ट्यूब दिखाई गई है, ये रेड वाला, ये कौन है, ब्लड कैपिलरी। और कैपिलरी किसकी बनी होती है, हमेशा याद रखेंगे, कैपिलरी हमेशा एंडोथीलियम की बनी होती है। हर जगह पे इपिथेलियम वर्ड यूज होता है, ईपी मतलब होता है ऊपर। मान लिया ये एक सेल है, ये एक टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, इपिथेलियम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर में लेयर है उस टिश्यू की या उस सेल की। जहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एंडोथीलियम, मतलब इनर साइड में कौन है, वो सेल्स या टिश्यूज का लेयर क्या है, प्रेजेंट है। तो ब्लड कैपिलरीज हमेशा किसकी बनी होती है, एंडो, अंदर में, दैट्स व्हाई नाम क्या बनता है उसका, एंडोथीलियम वर्ड वहां पे यूज करते हैं। तो यहां पर कौन था, गैसेस थी। गैसेस में अगर हम बात करें O2 या गैसेस एक्सचेंज, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहीं पर क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन कौन आते हैं, ये आता है एल्वियोलर इपिथेलियम, साथ में कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, साथ में कौन है, एंडोथीलियम। मतलब इन तीनों को ही एक साथ में हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। साथ ही साथ एल्वियोलाई में कुछ केमिकल दिखते मिलते हैं, नाम क्या उसका, लेसिथिन, जो क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई नाम क्या लिखा गया उसको, एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट। एक चीज और, ये जो एल्वियोलाई दिख रहा है और ये क्या दिख रही है, कैपिलरीज, इनके बीच का ये जो खाली स्पेस है, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलता है। इसमें क्या वर्क होता है, तो एक्चुअली जब एक्सचेंज होती है गैसेस की, तो एक मेम्ब्रेन है, दूसरा मेम्ब्रेन है, इनके बीच में क्या ना हो जाए, फ्रिक्शन ना हो जाए, दैट्स व्हाई उनके बीच में क्या मिलती, थोड़ी सी स्पेस दिखने मिलती है। उस स्पेस का नाम ही क्या है वहां पे, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो ये था पूरा ब्रोंकाई का नेटवर्क एंड ब्रांचिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचियल या ब्रैंकियल इंटरकॉम बोलते हैं।
अब इस ब्रोंकाई को पढ़ने के बाद हम वापस इस डायग्राम में आते हैं, आपको देखने मिलेगा जो राइट साइड का जो लंग्स है, इसमें लंग्स के अंदर में जितने भी हमने डिविजन्स दिखाए हैं ब्रोंकाई के, हर बार 3-3 दिखाया है। कारण क्या है, जो राइट साइड की जो ब्रोंकाई होती है, चाहे आप प्राइमरी बोलिए, सेकेंडरी, टर्शियरी जिनकी बात करेंगे, ये सब का सब डिविजन कैसे होता है, 3-3 में होता है। लेकिन इसके कंपेयर में जो लेफ्ट वाला होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 सेक्शन में क्या होता है, केवल वो डिवाइड होते हैं। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, जो राइट साइड के जो ब्रोंकाई है, इनकी लेंथ क्या है, थोड़ी सी शॉर्टर है। लेफ्ट साइड की होती है, उनकी ट्यूब्स कैसे होती है, ब्रोंकाई कैसे होती है, बहुत ही वो लॉन्गर होती है। ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस की बात करें, जो राइट साइड में जो भी अंदर की ब्रोंकाई है, इनका डायमीटर कैसा होता है, वाइडर होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो लेफ्ट में कैसे होती है, वो नैरो है। तो इस तरीके से हमारा जो एयर था, जो हमने स्टार्ट किया था नॉस्ट्रिल, तो नॉस्ट्रिल से वो कहाँ पे इनहेल हो गई, एयर आके एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से कहाँ पहुंच गई, वो ब्लड वाले पार्ट पे। अब हम पढ़ने वाले, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, और जैसे हम बात करते हैं एक्सहेल करने की, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन में ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो ब्रीदिंग के लिए 2 स्टेप्स होती है बॉडी में, एक होता है इंस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं इनहेल करना, और दूसरा क्या होता है, एक्सपिरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सहेल करना। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। क्या लिखा है उसमें, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मसल्स होंगी, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी मसल्स होती है, तो मसल्स यहाँ पे कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस। वो कौन सा होता है, ह्यूमन में इंस्पिरेशन में होता है। जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सपिरेशन की, तो यहाँ पे जितने भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, सारे के सारे कैसे होती है, रिलैक्सेशन मोड पर ही रहती है। थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, जब हम कॉकरोच पढ़ते हैं, यहाँ पर जब हम इंसेक्ट्स की बात करें या ट्रैकियल रेस्पिरेशन की बात करें, तो वहां पर ये प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इसको, कि कॉकरोच की जब हम बात करते हैं तो उनमें एक्सपीरेशन जो होता है वो होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मसल होता है, मतलब एक्सपीरेशन उनमें क्या होता है, एक्टिव कॉकरोच में, और उनका इंस्पिरेशन कैसा होता है, पैसिव। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप चाहे जाके वहां पे देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के बारे में, कैसा प्रोसेस हो रहा है, क्या वर्क कर रहा है। तो इनहेलेशन में देखिए कुछ मसल्स जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। ये मसल्स कहाँ पर है, क्या वर्क करती है, कैसा इनका मैकेनिज्म है, ये सब हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहले आप ये समझिए कि हमने जो लंग्स पढ़ा था अभी, वो लंग्स जो होती है वो एक बोन के सेट से, रिब केज से क्या होती है, कवर्ड होती है। मतलब हमारे पास में क्या मिलती है, रिब्स बोन होती है। कितने कितने होते हैं, 12 इस साइड से होती है और 12 इस साइड से, मतलब 12 पेयर में क्या मिलती है, रिब्स मिलती है। तो आप इमेजिन करिए समझने के लिए, मान लिया ये हमारा बॉडी का एक पार्ट है पूरा, हम लेके चलते हैं, तो इसमें इस वाले पार्ट पर क्या प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, और ये वाला पार्ट क्या है, हमारा एब्डोमिनल वाला पार्ट है। तो ये जो लंग्स वाला पार्ट है, जो अभी हम डिस्कस करके आए थे, इस पूरे कैविटी को एक साथ में क्या बोलते हैं, थोरैसिस कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है कौन सा, हमारा यहाँ पे स्टमक आएंगे, सारे के लीवर, सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है इस वाले पार्ट पर, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। अब ऐसा नाम क्यों बना थोरैसिस कैविटी, तो रीजन क्या है, हमारे बैक में प्रेजेंट क्या होती है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन, या वी कॉल इट वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिस कॉलम। ये थोरैसिस वाला जो पार्ट होता है वही सामने की ओर आके क्या बनते हैं, हमारे रिब्स का फॉर्मेशन करती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि थोरैसिस वर्टिब्री जो बैक में प्रेजेंट है, वो सारे की सारी जो बोन्स है सामने की ओर आती है और अटैच होती है, जिससे क्या बनता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब्स। मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, बोन्स प्रेजेंट है। और मैंने कितना बोला, कितना बोन प्रेजेंट है, 12 पेयर। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बोन्स ऐसे पूरे के पूरे कितने प्रेजेंट है, 12। ठीक है, 12 पेयर में प्रेजेंट है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारे रिब्स। ठीक, और ये जो रिब्स है इस वक्त दिखता कैसा है, लुक लाइक अ केज, एक पिंजड़ा दिखता है। और इस रिब केज के अंदर में क्या लोकेट है, अभी जो हमने पढ़ा था क्या, लंग्स। आप ऐसे बोल सकते हैं कि लंग्स को प्रोटेक्शन देने वाला काम भी कौन करता है,
रिब्स करता है। और ये रिब केज या जिसको हम रिब बोल रहे हैं, ये रिब केज लोकेट कौन सा है, इस वाले कैविटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिस कैविटी। और इसके नीचे में कौन प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, यहाँ पर एक डोम शेप का क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये हमने लिखा भी है यहाँ पर, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या निकल के आया कि डायफ्राम बीच में लोकेट है, जो डिफरेंशिएट करता है किसको, थोरैसिस कैविटी को और किसको, एब्डोमिनल कैविटी को। और थोरैसिस कैविटी में कौन लोकेट होते हैं, रिब्स लोकेट होती है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो रिब्स दिख रही है, अभी हमने दिखाया रैंडमली यहाँ पे, पर कितने प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर में होते हैं। तो इन रिब्स के अंदर में कुछ मसल्स होती है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ये एक रिब है, मान लिया ये दूसरा रिब है, हमने देख लिया। तो इन रिब जैसे पूरे बोन्स है, इसके अंदर में क्या है, कुछ मसल्स क्या होती है, लोकेट होती है। और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनका नाम होता है एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल। थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सबके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो रिब्स के बीच में कौन लोकेट होता है, मसल, नाम क्या है उसका, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। मतलब हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये रिब्स के बीच में प्रेजेंट है कौन, यही वाला मसल, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, कॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ठीक है इसको। अब ये जो मसल्स है ये कितने होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स केवल 11 होते हैं नंबर में, मतलब 11 पेयर में होते हैं। दिमाग में आएगा मैम रिब्स तो 12 हैं, तो मसल्स 11 क्यों हैं, क्योंकि आप इमेजिन करिए जो भी स्पेस होगा, 12 तो बोन है, उनके बीच के स्पेस कितने होंगे, 11 ही होंगे। और उन स्पेस में कौन लोकेट होता है, ये सारा का सारा मसल्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस कर लिया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहाँ पे लोकेट होता है, रिब्स में, कितने नंबर में होते हैं, 11 में। और ये रिब्स कहाँ लोकेट होती है, थोरैसिस कैविटी में, ठीक है। दूसरा हमने क्या देख लिया इसमें, डायफ्राम के बारे में, यही है वो डायफ्राम। नॉर्मली जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स स्टेज में किस शेप का होता है, वो डोम शेप, जिसको आप बोल सकते हैं कैसा रहेगा, वो हल्का सा एक आर्ट शेप में दिखाई देगा। तो जहां पर एक आर्ट शेप में हल्का सा दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पे डोम शेप बोलते हैं। रिलैक्स मोड पर होता है जब तब। नेक्स्ट, ये दोनों मसल्स किसमें आती है, इंस्पिरेटरी मसल्स कहलाती है। और यहाँ पर और एक मसल लोकेट है, उसका नाम क्या है, फ्रेनिक मसल्स। इसे कहीं कहीं पे रेडियल मसल भी बोलते हैं। एंड वाई कॉल इट रेडियल, बिकॉज ये रेडियस साइड में क्या होती है, लोकेट होती है। रेडियस मतलब किसकी बात कर रहा है, वहां पे क्या वर्ड यूज कर रहा है, पेरीफेरल साइड की वहां पे वो बात कर रहा है। अब ये लोकेट कहां पर होती है, ये लोकेट होती है एब्डोमिनल साइड पर। और कहाँ पे, किनके बीच में, तो यहाँ पर हमारा जो जितने भी ऑर्गन्स है, और बैक में कौन प्रेजेंट है, हमारा वर्टिबल कॉलम। तो ये आगे के पोर्शन कौन है, कैविटी, पीछे कौन है, कॉलम। तो इन साइड पे, साइड वाइज में क्या होती है, पूरे के पूरे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पेरिफेरल साइड में कौन होती है, प्रेजेंट होती है कौन, आपका फ्रेनिक मसल्स। क्या लिखा है देखिए, ऑल अराउंड दी डायफ्राम टू बैकबोन, कैसा होता है देखने में, वो रिंग लाइक। आप ऐसा सिंपली शॉर्ट में बोल सकते हैं कि हमारे एब्डोमिनल पार्ट में जो मसल्स इन्वॉल्व है फॉर ब्रीदिंग, उनका नाम क्या है, आपका फ्रेनिक मसल्स, ठीक है। आई थिंक मसल्स क्लियर होगी आपको, क्योंकि इनके बिना आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या मैकेनिज्म है एयर को इनहेल करने के लिए। ध्यान देंगे, पहले हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे फ्रेनिक मसल्स की बात करते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी है अगर आप समझ जाते हैं तो। पहले क्या बोला है, फ्रेनिक मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अभी हमने पढ़ लिया फ्रेनिक मसल कहाँ लोकेट होती है, एब्डोमिनल साइड में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप इमेजिन करिए, अगर यहाँ पर डोम शेप में कौन प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है रिलैक्स मोड पर। लेकिन जब यहाँ पे क्या होगा, ये मसल्स, कौन सी मसल, फ्रेनिक मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऑब्वियसली वहां पे जो डोम शेप का जो डायफ्राम था, नीचे से क्या कर रही है, मसल्स को खींच रही है। तो क्या करेगा, जो डोम शेप का क्या होगा, वो आपका फ्लैट होना वो स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही वो फ्लैट होगा, जैसे ही जगह पूरा का पूरा क्या होगा, फ्लैट हो जाता है इस तरीके से, तो थोरैसिस कैविटी का स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, डायफ्राम क्या होती है, फ्लैट। जिसे थोरैसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है, ये थोरैसिस कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो गया।
क्योंकि किसने खींच लिया आपके डायफ्राम को नीचे की ओर, फ्रेनिक मसल ने, और खींचने की वजह से डायफ्राम जो डोम शेप का था वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कौन इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम किसका, थोरैसिक कैविटी का। अब नेक्स्ट मसल की ओर बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स है उनकी बात कर रहे हैं। इनमें भी क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या करेगी, वो रिब्स को, जो पूरा हमारा केज है क्या करते हैं, बाहर की ओर वो खींचेगी, तो हमारा रिब क्या करेगा, वो बाहर की ओर क्या होगा, निकलेगा। तो क्या लिखा है, रिब केज टू मूव अप एंड आउट। ध्यान देंगे, मान लिया ये हमारा बॉडी है और यहाँ पे क्या है, हमारा रिब है, जो रिब है वो आउट तो होता है बट स्ट्रेट नहीं होता है, वो अप एंड आउट होता है। तो कुछ ऐसा मूवमेंट हो रहा है, और ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर की ओर खींच रहा है, वो कौन सी मसल्स है, रिब्स में प्रेजेंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, जैसे ही ये रिब केज भी क्या हुआ, बाहर की ओर निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोरैसिस कैविटी जो है उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो दोनों ही मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट होना ही मतलब क्या होती है, वहां पे एक्टिव प्रोसेस। दोनों ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया, कि दोनों में ही क्या इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिस कैविटी दोनों में ही क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, रिजल्ट ये आ गया। अब जैसे ही वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया थोरैसिस कैविटी का, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रेशर क्या होगी, डिक्रीज। लंग्स में प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई हो गया है, और अंदर में प्रेशर क्या हो गया, डाउन। किसका प्रेशर बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं। और हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन होता है गैसेस के एक्सचेंज में ब्रीदिंग के लिए, और डिफ्यूजन क्या होता है, हाई से लो की ओर क्या होना, फ्लो होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हमारे लंग्स में क्या हो गया, प्रेशर डाउन हो गया है, और एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, हाई है। तो हाई से लो की ओर O2 क्या हो जाएगा, इनहेल, मतलब अंदर की ओर भर जाएगा। तो वही लिखा है, एटमॉस्फेरिक एयर पास फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में क्या है, हाई प्रेशर है, और इनसाइड लंग्स में क्या है, लो प्रेशर है। थ्रू द डिफ्यूजन क्या होगा, वो एयर हमारे लंग्स में इनहेल हो जाएगा, भर जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या निकल के आया, जहां पे जितने मसल्स हमारे लंग्स से रिलेटेड थे सबके सब क्या होती है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कौन कौन सी मसल्स थी, इंस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें कौन इन्वॉल्व है, डायफ्राम भी, और साथ में कौन इन्वॉल्व है उसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सेकेंड थिंग, ये कहाँ लोकेट थे, थोरैसिस वाले पार्ट पे, थोरैसिस कैविटी में। एंड सेकंड कौन था, फ्रेनिक मसल, जो कहाँ पे लोकेट थी, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पे, चारों ओर, किसके, डायफ्राम के और बैकबोन के बीच में एक रिंग लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें, इसके एक्सेलेशन में। एक्सेलेशन में क्या होगा, जस्ट इसका वो रिवर्स हो जाएगा। जो मसल अब कॉन्ट्रैक्ट थी वो क्या होगी, रिलैक्स। आप फिर से आप इमेजिन करिए, ये मसल सब जो कॉन्ट्रैक्ट थी, नीचे की ओर क्या खींची थी उसने, डायफ्राम को खींचा था, क्या कर दी, मसल्स रिलैक्स होंगी। जैसी वो रिलैक्स होंगी, जो फ्लैट हमारा हो चुका था डायफ्राम, वो अगेन क्या हो जाएगा, डोम शेप का होगा। और जैसी वो डोम शेप का होगा, तो अगेन यहाँ पर थोरैसिस कैविटी कैसे हो जाएगी, आपकी वॉल्यूम वाइज छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो गया। और सेम थिंग जो हमारा रिब केज जो था, जिसमें कौन सी मसल्स थी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो भी क्या होगी, रिलैक्स होंगी। जैसी वो भी रिलैक्स होंगी, हमारा रिब केज क्या होगा, वापस आ जाएगा। और जैसे वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, तो अगेन क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज किसकी होगी, थोरैसिस कैविटी की। तो दोनों ही रिजल्ट में क्या लिखा है, ऑल मसल्स आर रिलैक्स्ड। दोनों मसल्स क्या होगी, रिलैक्स हो गई, जिससे कैविटी क्या हो गया, आपका वॉल्यूम डाउन हो गया। और डाउन हो गया मतलब अंदर में प्रेशर अब क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो प्रेशर इंक्रीज किसका, गैसेस का। अब बाहर में क्या हो चुका है, अब एटमॉस्फेयर में डाउन, तो हाई से लो की ओर जो एयर है वो क्या हो जाएगा, एक्सेल, मतलब बाहर की ओर मूव आउट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ध्यान रखेंगे, एक्टिव का मतलब भी क्या हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, जो हमारे में क्या होती है, इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान होती है। और जब हम बात करते हैं कि इसमें एक्सपीरेशन, मतलब मसल्स क्या होती है, पैसिव मोड पे आती है, मतलब वहां पे क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट लिखे गए यहाँ पे, जैसे हम ब्रीदिंग वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सिंगल ब्रीद, अगर हम अडल्ट की बात करें, तो एक अडल्ट में
सिंगल ब्रीथ का मतलब एक ब्रीथ में मतलब दो स्टेप होती है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के जुड़ने से ही क्या बनता है, एक ब्रीथ बनता है। और एक ब्रीथ एक अडल्ट में कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, ओनली 0.5 सेकेंड का टाइम लगता है। और एक मिनट के अंदर में हम कितनी बार ब्रीथ कर चुके होते हैं, 12 टाइम ब्रीथ कर चुके होते हैं। ध्यान देंगे, एक ब्रीथ का मतलब कितना हो रहा है, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर और जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं इनमें ब्रीथ रेट थोड़ी सी क्या होती है, फास्टर होती है एज कंपेयर टू जितने भी लार्ज एनिमल है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट जो होती है फास्टर होती है। जितना ज्यादा फास्टर क्या होगी मेटाबॉलिक रेट, उतना ही फास्टर क्या होगा वहां पे ब्रीदिंग, क्योंकि उतनी बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, O2 की। और O2 किससे रिलेट करता है, रेस्पिरेशन से। दैट्स व्हाई लोअर एनिमल्स में क्या होती है, ब्रीथ रेट फास्टर होती है एज कंपेयर टू लार्जर एनिमल्स। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन में ड्यूरिंग दी ब्रीदिंग दो स्टेप्स होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन साथ ही साथ एक स्टेप और भी होता है जो रेयरली देखने मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग दी इंस्पिरेशन या इनहेल जब हम करते हैं एयर को, तो हमारी जो रिब्स होती है क्या होती है, वो रिब के जो है बाहर की ओर क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है, फैलती है। इसका उल्टा जब हम क्या करते हैं, एयर को एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तो हमारा जो रिब्स का क्या होता है, वो अंदर की ओर क्या करता है, वो श्रिंक होता है। इतना था, तो ये इनहेल हो रहा है, ये एक्सहेल हो रहा है, ये हमारी प्रोसेस हो रही थी रिब्स में। लेकिन जब हम किसकी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करते हैं, तो ये नॉर्मल एक्सहेलेशन था। इसके बाद भी जो हमारा रिब है, हमारा लंग्स जो है वो अंदर की ओर और श्रिंक हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। एंड एट दैट टाइम जब हम डोम शेप किसकी बात करते हैं, डायफ्राम की, जो कैसा था, नॉर्मल क्या था, एक्सहेलेशन था। लेकिन ड्यूरिंग दी फोर्सफुली क्या करेगा, ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, डोम शेप का। मतलब जहां पे बहुत ज्यादा क्या बनेगा, कर्व टाइप का देखने मिलेगा डायफ्राम, वो इतना ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पे, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। देखते क्या क्या चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट है, दो मसल्स प्रेजेंट है। एक है इंटरकॉस्टल मसल, अभी हम पढ़ के आए थे रिब्स में मिलती है इंटरकॉस्टल मसल। लेकिन ड्यूरिंग दी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर वर्ड क्या यूज हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए दो रिब्स की दो बोन्स है, तो इनमें पूरा का पूरा क्या लगा है, मसल्स भरा है। कौन सा मसल्स है, वो इंटरकॉस्टल मसल। उस इंटरकॉस्टल मसल में बाहर की साइड की जो मसल्स होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, जो कब काम करती है, नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के दौरान। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल, मतलब रिब्स में अंदर की और जो मसल्स है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। बाहर वाला जो एक्सटर्नल है वो नॉर्मल प्रोसेस के लिए है, लेकिन अंदर वाला जो मसल्स है वो किसके लिए, स्पेशल प्रोसेस, नाम क्या उसका, फोर्सफुली एक्सपिरेशन। ठीक है, कितना नंबर का होता है, ये भी 11, सेम वैसे ही है। बोन जो है 12 है, उनके बीच में गैप कितने होते हैं, 11 के। दैट्स व्हाई हमें मसल्स जो होती है फिलअप होती है, कितनी होती है, वो भी 11 की होती है। सेकंड क्या दिख रहा है उसमें, एब्डोमिनल मसल, जिसको अभी हमने क्या पढ़ा था, वहां पे फ्रेनिक मसल पढ़ा था। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, आपका एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होती है। कैसे देखेंगे, इस वाले आपको डायग्राम में देखने मिलेगा, जो ग्रीन कलर में दिखाया, मतलब वो जो रिब्स है या लंग्स बाहर की ओर एक्सपैंड हो रही है, मतलब हमने क्या दिखाया वहां पे, नॉर्मल इनहेलेशन दिखाया है। और जब वो इनहेल के बाद जब एयर को एक्सेल आउट कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, जो रिब्स है वो अंदर की ओर श्रिंक हो गई है नॉर्मल पोजीशन में, जिसको हमने क्या दिखाया है यहाँ पे, नॉर्मल एक्सहेलेशन। रिब्स का भी दिखाया है और किसका दिखाया, डायफ्राम का दिखाया। लेकिन इसके बाद नॉर्मल एक्सहेल होने के बाद भी जब हम एक्स्ट्रा एयर क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर कंटिन्यू एक्सहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो रिब्स है वो अंदर की ओर और श्रिंक हो जाता है। ये जो रेड कलर में दिखाया है मैंने, ये क्या दिखाया है, ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सहेलेशन किसका, रिब्स का। और साथ ही साथ जो हमारा डायफ्राम जो था वो मच मोर क्या होता है, डोम शेप का होता है, जिसकी वजह से जो अंदर में कैविटी है, कौन सी कैविटी थी, थोरैसिस कैविटी, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, छोटी हो आती है, क्लोजर हो जाती है, किसके लिए, कंटिन्यू एक्सहेल आउट करने के लिए, किसको, गैसेस को। और सेकेंड चीज, ये ऑर्गन्स इस वाले पार्ट में हमारे कौन सा पार्ट है, एब्डोमिनल कैविटी है, तो इस वाले पार्ट पे जितने भी मसल्स हैं उनका नाम क्या था, हमने पढ़ लिया था अभी, एब्डोमिनल मसल। उसी की हमने बात की है, देखते क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है।
फर्स्ट कौन वर्क करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अभी हमने पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलेशन। प्रीवियसली अभी हमने क्या पढ़ के आया कि एक्सेलेशन ह्यूमन में कैसा होता है, पैसिव, मतलब मसल्स क्या होती है, रिलैक्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे अगर आप, तो आपका फोर्सफुली एक्सेलेशन कैसा है, एक्टिव है। थोड़ा ध्यान देने की चीज है, क्यों, क्योंकि हमें मसल्स कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है। पहला कौन सा मसल्स हमने देखा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, क्या होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि वो अंदर की ओर प्रेजेंट है, तो रिब्स क्या करेगी, वो अंदर की ओर खींचेगी। जैसे रिब्स अंदर की ओर आएगा, मूव इन होगा, तो क्या होगा, आपका रिब्स का जो साइज है वो क्या हो रहा है, कम क्लोजर हो रहा है, अंदर की ओर क्या कर रहा है, वो श्रिंक हो रहा है। सेम वैसे ही किसमें होगा, जो एब्डोमिनल मसल्स थी वो भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो ऑर्गन्स है हमारे वो क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट अप होना स्टार्ट करेंगे, और जैसे वो ऊपर की ओर लिफ्ट अप होना स्टार्ट करेंगे, वो किसको प्रेस करेंगे, किसको पुश करेंगे, डायफ्राम को ऊपर की ओर जाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम कैसा था, डोम शेप का था, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका डोम शेप का होना स्टार्ट कर देगा। उस कंडीशन में क्या लिखा है, डायफ्राम कैसा होता है, बहुत ज्यादा डोम शेप का होना स्टार्ट हो गया। दोनों ही कंडीशन में जो हमारी थोरैसिस कैविटी थी, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, और जैसे ही वो घट गया मतलब हमें प्रेशर क्या होगी, वहां पे इंक्रीज हो गई, तो हमारे लंग्स में प्रेशर क्या हो गया, वहां पे फिर से इंक्रीज हो गया। अभी हमने पढ़ लिया कि हाई से लो की ओर एयर का क्या होता है, फ्लो होता है, तो सेम लाइक हमारे लंग्स में इनसाइड से क्या होगा, आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेयर में गैसेस क्या हो जाएगी, फोर्सफुली एक्सेल हो जाएगी। ध्यान रखेंगे ये चीज काफी अलग है। अभी हमने पढ़ लिया इनहेल और एक्सहेल के बारे में। इनहेल क्या था, एक्टिव, एक्सहेल क्या था, पैसिव इन ह्यूमन में। बट ह्यूमन में ही जब हम बात करते हैं किसके, फोर्सफुली एक्सहेलेशन की, ये कैसा होता है, एक्टिव, और पूरा का पूरा यहाँ पे गेम जो है वो पलट जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौन वर्क करता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस, और साथ ही साथ ब्रीदिंग के थ्रू कैसे एयर हमारे एल्वेओलाई तक पहुंचे थे, ये हमने पढ़ लिया। आई थिंक कुछ आपको डाउट शायद नहीं रहे होंगे, फिर भी अगर डाउट आपका रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।